लास्ट क्लास में मैंने दो टर्म के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब वो थोड़ी सी टर्म्स जो थी एक वीडियो में रह गई थी, ठीक है। मैं उसको दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए ये यहां से थोड़ा सा थियोरिटिकल है, चीजों को बस आपको समझना है, नाम से ही पता लग जाएगा कि किसकी बात हो रही है। नाम से ही पता लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। बस सबसे पहला जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो था कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर एनर्जी गिर रही है। कोई बॉडी है जिसके ऊपर एनर्जी गिर रही है, और मान लीजिए वो एनर्जी है आपकी यू। ये बॉडी है, मान लीजिए इसके ऊपर एनर्जी क्या गिर रही है, क्यू। इस क्यू का कुछ पार्ट इस बॉडी ने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लीजिए Q1 पार्ट रिफ्लेक्ट किया था, Q2 पार्ट क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इस क्यू का Q3 पार्ट क्या किया, इस बॉडी के से बाहर निकल गया। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट, इसको कहते हैं एब्जॉर्ब पार्ट। अगर मैं इन तीनों पार्ट का ऐड करूं तो वो किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये क्या है, कौन सा पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट। ये Q2 कौन सा पार्ट है, एब्जॉर्ब पार्ट। ये Q3 कौन सा पार्ट है, और ये Q क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। तो अगर मैं इसको उधर ले आता हूं तो इधर 1 बचेगा, ये Q1 अपॉन में Q हो जाएगा, Q2 अपॉन में Q हो जाएगा, और Q3 अपॉन में Q हो जाएगा। याद है। तो Q1 क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट। Q क्या है, इंसिडेंट पार्ट ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। क्या कहते हैं उसे, Q2 क्या है, एब्जॉर्ब पार्ट है, Q क्या है, इंसिडेंट पार्ट है। तो एब्जॉर्ब पार्ट अपॉन में इंसिडेंट पार्ट क्या आ जाएगा, एब्जॉर्बटेंस, ठीक है। Q3 क्या है, ट्रांसमिटेड पार्ट है, Q क्या है, टोटल एनर्जी है, तो इसे क्या कहते हैं भैया, ट्रांसमिटेंस। यानी किसी भी बॉडी के लिए, कोई बॉडी हो, उसके लिए रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस का सम क्या आएगा, 1 है। अब फिर मैंने ये भी बताया था, अगर मिरर की बात करूं तो मिरर अपने ऊपर पड़ने वाली ऑलमोस्ट पूरी रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी उस केस में, मिरर केस में रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ना के बराबर होगी। लेकिन इन तीनों का सम अभी भी क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉडी की, किसकी बात करूं, नॉर्मली जो आपके काला कपड़ा लटका हुआ है ऐसे मान लीजिए, तो काला जो कपड़ा होता है वो चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी उसका रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, 0 नहीं, थोड़ा बहुत तो वही होगा। एब्जॉर्ब बहुत सारी रेडिएशन करता है, यानी एब्जॉर्बटेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ट्रांसमिट भी ना के बराबर करता है, यानी ट्रांसमिटेंस भी क्या होगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम अभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर अगर मैं बात करूं ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल ना तो, ठीक है, उसका मतलब वो सारी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, तो रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस होंगे ही नहीं ब्लैक होल के केस में, केवल क्या करेगा, एब्जॉर्बटेंस, जिसकी वैल्यू अकेले क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी। समझ गए। इन टर्म्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आगे फिर मैंने बताया था दो टर्म के बारे में, और एक का था नाम था एमिसिव पावर, एक का नाम था एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्टिव पावर की, एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर का यार, एब्जॉर्प्टिव पी आएगा, ठीक है, समझिए एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा हुआ, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर का मीनिंग क्या होता है, सुन लीजिए। आजा भाई आजा, और लेट हो जा, वो तो वहां बैठ गया, वहां बैठ गया। तू कौन है, बैठो साथ में बैठिए। ध्यान दीजिए भैया, मैं बात करता हूं भैया एब्जॉर्प्टिव पावर की। एब्जॉर्प्टिव पावर कुछ नहीं है भैया, ध्यान दीजिए। दो बॉडी है, मान लीजिए बॉडी ए, इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है। बॉडी बी, इसका भी सरफेस एरिया क्या है, बॉडी बी, बॉडी 1 और बॉडी 2, इसका भी सरफेस एरिया क्या है, ए है। ध्यान दीजिएगा, टर्म्स के लिखने के लिए कभी नहीं आएगी, बस आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों का सरफेस एरिया क्या है, ए है। दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, बस इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल क्या है, अलग है। मैंने दोनों के ऊपर सेम रेडिएशन की वेवलेंथ को छोड़ा। देखिए वेव रेडिएशन की जो क्वालिटी होती है, रेडिएशन का जो टाइप होता है, वो उसकी वेवलेंथ से पता लगता है। रेड कलर है, अगर रेड ही कलर रहेगा तो उस सबकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। वायलेट कलर है तो उन सबकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अलग अलग कलर की वेवलेंथ क्या होती है,
अलग अलग होती है। तो मैंने कहा सेम वेवलेंथ यानी सेम तरह की लाइट को मैंने छोड़ा, कितने टाइम के लिए? सेम टाइम के लिए। तो हमने देखा इसने बहुत सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया अपने, इसके ऊपर मान लीजिए 100 जूल एनर्जी पड़ी, 100 जूल में से इसने 80 जूल को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। इसके ऊपर भी 100 जूल पड़ी, लेकिन उसने 100 जूल में से मात्र 20 जूल को एब्जॉर्ब किया। तो बताइए किसका एब्जॉर्प्टेंस ज्यादा होगा, बॉडी ए या बॉडी बी? बॉडी बी का एब्जॉर्प्टेंस कम होगा, बॉडी ए का एब्जॉर्प्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो गिरने वाली रेडिएशन में गिवन टाइम में गिवन एरिया से जो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे उसका एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, नहीं तो कम होता है। मैंने लास्ट क्लास में भेजा था, आज नोट्स इसके पूरे भेज दूंगा। फिर मैंने बात की थी एमिसिव पावर की। किसकी बात की थी? देखिए एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है एमिशन, दोनों में अंतर समझिए, ठीक है? दोनों ही केस में सरफेस से बाहर की तरफ रेडिएशन जाती है, ठीक है? देखिए मैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन में अंतर बता रहा हूं आपको। पहले देखिए मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब इंसिडेंट रेडिएशन पड़ती है या इंसिडेंट एनर्जी पड़ेगी तो वो तुरंत क्या होगी? बाहर की तरफ निकल जाएगी, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? लेकिन इंसिडेंट रेडिएशन पड़ी और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया, इंसिडेंट रेडिएशन पड़ी और बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब बॉडी के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी कि इसका टेम्परेचर जो होगा बाहर के टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में अगर बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन को क्या करेगी? एमिट करना चालू कर देगी। इसी को क्या कहते हैं? एमिशन। रिफ्लेक्शन में कोई भी एब्जॉर्ब नहीं की जाती रेडिएशन, डायरेक्ट फेंक दी जाती है। और एमिशन में बॉडी पहले उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद फिर क्या होगी? उसको बाहर निकालेगी। कब निकालेगी? जब उस बॉडी का टेम्परेचर उस रेडिएशन की वजह से बाहर के टेम्परेचर से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये अंतर थे, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है? तो भैया एमिसिविटी जैसे आपको याद है एफिशिएंसी, आपने सुना है एफिशिएंसी के बारे में? छोड़ो हटाओ, एमिसिविटी क्या होता है? अगर देखिए एमिसिविटी हमेशा बात की जाती है किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर, जो मैंने पीछे बताया, अपॉन में ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर। एक चीज ध्यान में रखना कि भैया जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ज्यादा एमिट करेगा। जो जितना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? उतना बढ़ेगा। और जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उसका एमिशन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। उतना ही ज्यादा रेडिएशन को क्या करेगा? एमिट करेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है? तो एमिसिविटी होता क्या है? तो एमिसिविटी होता है एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होल, ठीक है? ब्लैक होल की एमिसिव पावर और किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर और ब्लैक होल की एमिसिव पावर का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एमिसिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या होता है एमिसिविटी शुभम? एमिसिविटी क्या होता है भैया? होता है, याद तो करना नहीं था, यहां पे बताया मैंने। एज देखिए ये रेशियो होता है, एमिसिविटी क्या होता है? रेशियो होता है। किसका होता है रेशियो? किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर का रेशियो क्या कहलाता है? एमिसिविटी कहलाता है। सबसे ज्यादा एमिसिव पावर किसकी होगी बताओ? मैंने भी क्या बोला? जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसकी एमिसिव पावर उतनी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा ब्लैक एमिसिव पावर किसकी होगी? ब्लैक होल की, क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली 100% रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब उसकी एमिसिव पावर भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी B1, वो उसकी जो एमिसिव पावर है वो है 0.5। क्या है? मतलब 50 जूल इसने एब्जॉर्ब या 0.5 है, ठीक है? ये एमिसिव पावर है किसकी? बॉडी फर्स्ट की। और ब्लैक होल की क्या होती है? ब्लैक होल की 1 होती है पूरी। 1 का मतलब ये सारी रेडिएशन जो इसमें गिर रही है सबको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? तो एमिसिविटी इस बॉडी की कितनी होगी? तो एमिसिविटी निकालने के लिए क्या करोगे? 0.5 डिवाइड बाय 1, यानी क्या हुआ? 0.5 इस बॉडी की एमिसिविटी है। क्या है? समझ गए? तो एमिसिव पावर डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होल। अगर किसी बॉडी की आपको एमिसिविटी निकालनी है तो एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होल। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। और ब्लैक होल के लिए एमिसिविटी 1 होता है। कैसे? ऊपर भी ब्लैक होल की एमिसिव पावर आएगी, नीचे भी ब्लैक होल की एमिसिव पावर आएगी, दोनों का रेशियो क्या होगा? 1 आएगा। यानी एमिसिविटी ब्लैक होल की क्या होती है? 1 होती है, मैक्सिमम होती है।
मैं जरा इसको पढ़ के बता दे रहा हूं एक बार, आप समझ लीजिए इस चीज को। द एमिसिविटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड बाय पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट एरिया गिवन बॉडी, ठीक है, और हीट रेडिएटेड बाय पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोले तो ब्लैक होल, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोले तो ब्लैक होल, ठीक है। फॉर सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कौन चाहिए, देखिए एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर टी है, एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर टी है। इसने 10 सेकंड में 100 जूल रेडिएशन को एमिट किया, इसने भी 10 सेकंड में 50 जूल रेडिएशन को एमिट किया 10 सेकंड में। टाइम सेम है, टेम्परेचर सेम है, एरिया दोनों का क्या है, सेम है, टाइम भी तो मैं क्या दे रहा हूं, सबको सेम दे रहा हूं। तो बताओ किसकी एमिसिविटी याद होगी, बॉडी फर्स्ट की या बॉडी सेकंड की? फर्स्ट की एमिसिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये गिवन टाइम में गिवन एरिया से ज्यादा रेडिएशन को एमिट कर रहा है। जिसकी एमिसिव पावर ज्यादा होगी उसकी एमिसिविटी भी क्या होगी। देखिए एमिसिव पावर होता है नॉर्मल रेडिएशन को एमिट करने का, गिवन टाइम में कितनी रेडिएशन बॉडी एमिट कर रही है, वो उसकी एमिसिव पावर है। लेकिन एमिसिविटी क्या है, एमिसिव पावर और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होल का रेशियो होता है, ठीक है, समझ गए। एमिसिव पावर में केवल हम एनर्जी को देखते हैं कि गिवन टाइम में कितनी एनर्जी बॉडी रेडिएट कर रही है, और एमिसिविटी में हम रेशियो देखते हैं उस बॉडी का अपॉन में ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर का रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है एमिसिविटी, ये क्या है, क्या होगा ये, ई क्या होगा, ऑब्जेक्ट है ये, क्या होगा ये वंशिका, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, और नीचे क्या होगा ब्लैक बॉडी, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी बहुत सारी होती है, लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी वही होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन का 100% पार्ट क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, समझ गया। यही लिखा हुआ इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। एमिसिविटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, 1 होती है। और आप जानते हो भैया पॉलिश्ड एल्युमिनियम, याद है पॉलिश्ड एल्युमिनियम, अब जो वो क्या कहते हैं चौमिन वोमिन बनती है तो उसके चारों ओर लपेटते नहीं है, लपेटते ना, अब वो बाहर ना निकल पाए, फॉइल पेपर भाई। चलो भैया अब देखिए किसका डायग्राम समझ में आ गया, वो ये हो सारी चीजें, ठीक है। दोबारा एक बार ध्यान रहे, एमिसिव पावर मतलब क्या होता है, नॉर्मल गिवन टाइम में, ध्यान दीजिए गिवन टाइम में गिवन एरिया से कितनी रेडिएशन को एमिट किया जा रहा है, ये एमिसिव पावर है। क्या है ये, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ये रेशियो होता है एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो। एमिसिविटी क्या होता है, ये भी रेशियो होता है, किसका, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, 1 हो सकती है, किसके लिए होगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। और ये ध्यान रखना कि आपका जो एल्यूमिनियम होता है, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम, जिसको आप सिल्वर फॉइल भी कहते हो, इस पे लपेटते खाना, उसकी एमिसिव पावर भी क्या होती है, 0.05 होती है, ठीक है, काफी कम होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने को लपेटने में, ताकि खाना बहुत देर तक क्या रहे, ऐसा ही बना रहे गर्म। जब एमिट ही नहीं करेगा चीजों को तो खाना बहुत देर तक गर्म रहेगा, नहीं रहेगा, और खाना गर्म रहेगा तो क्या होगा, गर्म रहेगा, हाँ गर्म रहेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम रहेगा, सरफेस टेंशन कम रहेगा तो खाना जीभ पे फैल जाएगा। ब्लैक बॉडी, ओए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी देखिए भैया इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी रखनी नहीं है, क्योंकि आपको आधे ज्यादा जानकारी तो मैंने वैसी दे दी। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, या ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी एमिसिव पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, जिसकी एमिसिविटी क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर सबसे ज्यादा होती है, जिसकी ट्रांसमिटिव पावर सबसे कम होती है, जिसकी रिफ्लेक्टिव पावर सबसे कम होती है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए बनाया जाएगा तो भैया ये नॉर्मल से बना देना, ठीक है भैया, एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है अ ब्लैक बॉडी इज वन विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है जो इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है।
टर्म्स को देखिए डिफरेंशिएट करके चलना, अलग अलग करके चलना, ठीक है। कहीं आप इसको बॉडी बोल रहे हो, नहीं तो मैं कह रहा हूं ना इस चीज को डिफरेंशिएट करो। चलो ठीक है। अब देखिए किरचॉफ्स रूल आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलता, इसलिए किरचॉफ्स रूल आपको पता होना चाहिए। क्या है भैया? जो ज्यादा अमीर होगा वही तो दान पुण्य करेगा ज्यादा। रतन टाटा 100 बिलियन के बराबर दान कर दिया, क्यों किया? क्योंकि उनके पास पैसे थे। अब हम जैसे बंदे थोड़ी ना करेंगे, ठीक है भैया। तेरे जैसे भी है, मेरे जैसे में तेरे जैसे भी है, समझ गया? ऊपर मत जा। देखिए भैया, ठीक है, तो किरचॉफ्स रूल कहता है कि गुड एब्जॉर्बर, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा? ज्यादा एमिट भी करेगा। तो ब्लैक होल सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए वो एमिटर भी क्या होगा? ज्यादा करेगा, एमिट भी ज्यादा करेगा। वही लिखा हुआ है, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, या गुड एमिटर इज अ बैड रिफ्लेक्टर, और बैड ट्रांसमीटर भी होगा। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जो ज्यादा रेडिएशन का एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बाहर क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करेगा। ये होगी किरचॉफ्स रूल, यहीं पे खत्म हो गया। अब आते भैया बोल्ट्जमैन। यहाँ पे इस चीजों को ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए यूनिटी मेथड पता होना चाहिए। यूनिटी मेथड का मतलब है अगर एक बच्चा 2 किलो खाना खाता है तो 4 बच्चे कितने खाएंगे? 8 किलो खाना। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, बहुत आसान लॉ है। बस ये पहले दिया जाता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए बोल्ट्जमैन क्या कहते हैं। अभी मैंने बोला जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो बॉडी क्या करेगी? एनर्जी को रेडिएट करेगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी। तो यही कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल हीट एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से। देखिए पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। कह रहा है किसी भी बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जो भी एनर्जी रेडिएट करता है वो उसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गई क्या होती है स्टूडेंट? जल्दी बता, समझ गई तो बता। बिस्कुट जाऊंगा, बोल भतीजे, बोल। मतलब समझ, जब मैंने बताया था समझ में आया तेरे को? अब देख सोच, अब आ गया मेरे पास आ। इतना पेलूंगा ना अस्तित्व खत्म कर दूंगा तेरा। देखो सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा भैया, मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के। ये बहुत छोटा सा लॉ है लेकिन आता याद है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ध्यान नहीं आता इस पर, ठीक है। कहता है कि कोई बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, कोई बॉडी है जो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 मीटर स्क्वायर से, कितने मीटर स्क्वायर से? जो भी एनर्जी को रेडिएट करेगी, जो भी रेडिएट मतलब बाहर निकालेगी, वो एनर्जी जो होती है उस बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर, जो भी टेम्परेचर होगा उसकी पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट इट्स एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड टाइम इज 1 सेकेंड। समझा? सिंपल सी बात है, मैंने इससे भी आसान बोल दिया। मैंने क्या बोला? ठीक है, रेडिएटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गिवन बॉडी प्रोवाइडेड दैट इट्स एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड टाइम इज 1 सेकेंड। समझ गया? कोई बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट कर रही है तो वो जो एनर्जी रेडिएट की है उसने, वो उस बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसका एरिया क्या होना चाहिए और टाइम कितना होना चाहिए। ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन लॉ। यानी हम जो ये एनर्जी निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं
वो केवल 1 मीटर स्क्वायर से है और 1 सेकंड के लिए, समझ गए? तो ये हो गया भैया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब थोड़ा इसमें करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक नहीं दो कांस्टेंट आएंगे। ये होगा एमिसिविटी, ये क्या होगा, और ये होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो भैया आपको बता दूं, ये जो चीज होती है ना, वो अलग अलग बॉडी के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैं पॉलिश्ड गोल्ड फॉइल की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। अगर मैं आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करूं तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अलग अलग बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। बस ये जो आपने सिग्मा लगा रखा है जिसे हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। समझ गए? क्या कहता है वंश, स्टेटमेंट दे, जल्दी कर बेटा, टाइम नहीं मेरे पास। कुछ नहीं है, मैंने जैसे हिंदी में बोला वैसे बता दे। रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट इट्स एरिया इज एंड टाइम इज। खत्म। बता दे आर्यन, तू बता दे ये चीज, ये जो मैंने बताया। भाई कितने जाहिल बच्चे हो तुम लोग यार। ठीक है, अब सुन लीजिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम दो कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। एक तो एमिसिविटी और दूसरा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एमिसिविटी अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होगी, बताया था ना, इट इज द रेशियो। अभी मैं लास्ट में लिखवा रहा हूं सारा, ठीक है, इट इज द रेशियो से। ये क्या है, सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको बता दूं भैया, दे रखी होगी क्वेश्चन में आपको, ठीक है। और ठीक है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये कौन सी एनर्जी है भैया बताओ, ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से बॉडी ने रेडिएट की है, वो ये एनर्जी है। अगर मैं बोलूं भैया, सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करूं तो क्या होगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? इसे एप्सिलॉन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो उसके ब्लैक बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी 1 सेकंड में कितनी होगी? सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा टी की पावर, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं सिल्वर पॉलिश गोल्ड फॉइल की बात करूं तो ये क्या होगा 1 सेकंड में, E इक्वल्स टू में 0.5 सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, मैं आयरन की बात करूं तो आयरन की होती है 0.2 सिग्मा टी की पावर 4, क्योंकि उसकी एप्सिलॉन क्या होता है, उसकी एमिसिविटी क्या होती है आयरन की, 0.2 होती है। समझ गए? तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी यहां पे लिखा हुआ है? ये वो एनर्जी है जो ब्लैक बॉडी ने 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से रेडिएट किया। कौन सी एनर्जी? ये, अच्छा, ये कौन सी एनर्जी है? दोबारा इन चीजों को डिफरेंशिएट कीजिए। ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी ने, क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू बताई नहीं गई है, ये वो एनर्जी है जो किसी बॉडी ने 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से रेडिएट किया। ये वो एनर्जी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से रेडिएट किया। ये कौन सी एनर्जी है? दिमाग लगाओ, इसमें एरिया भी आ गया ना। ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी ने ए मीटर स्क्वायर से क्या किया है, 1 सेकंड में रेडिएट किया है। ये वो एनर्जी आएगा भैया, ऊपर भी आएगा। देखो तुम लोग ने, पता क्या, तुम डर जाते हो, पता नहीं क्या। तुम लोग डर जाते हो, पता तुम्हें आता भी रहता है ना, फिर भी तुम कंफ्यूज। भाई प्लीज बोलिए मत यार, प्लीज। ठीक है, अच्छा, ये बताएगा शोभित, E इक्वल्स टू में एनर्जी एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू में टी। ये क्या है? हाय हाय, ये क्या है? देख कितनी, बिल्कुल यही बताना है कि ये जो बॉडी है, सुन लीजिए, किसी भी बॉडी के द्वारा टी सेकंड में ए मीटर स्क्वायर से जो कुल एनर्जी रेडिएट की जाएगी, ये वो है इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन टी की पावर 4। अब बताओ ये कौन सी एनर्जी है? हाँ, देखिए इसमें क्या क्या नहीं है, टाइम भी नहीं है, एरिया भी नहीं है, यानी दोनों क्या है, एक एक है। तो ये वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी, किसी बॉडी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू नहीं बता रखी है। किसी भी बॉडी के द्वारा 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी रेडिएट की गई है।
तू बता भाई आदित्य, ये कौन सी एनर्जी है? बता। किसी भी बॉडी कैसे बोला तूने? इसको देख करके। ए एरिया कैसे बोला? यहां पर है। तो ये वो एनर्जी है जो 1 सेकंड में किसी भी बॉडी ने ए मीटर स्क्वायर, यानी ए मीटर स्क्वायर से एनर्जी को रेडिएट किया है। तू बता। ये क्या? 1 मीटर स्क्वायर से, क्योंकि यहां पर एरिया नहीं है। तो ये क्या है? किसी भी बॉडी ने टी सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जो भी एनर्जी रेडिएट की है वो ये है। समझ गए? जो चीज इसमें नहीं होगा इसका मतलब वो एक है, ठीक है? और जो चीज होगा तो इसका मतलब वो उतना ही है जितना दे रखा है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तू बता दे भैया, क्या नाम है तेरा? हाँ, इंद्रेश। इक्वल्स टू में ये बता, बॉडी कैसे बोल रहा है? हाँ बोल। ब्लैक बॉडी तो 30 सेकंड में, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने, ऐसा बोल। 1 सेकंड में, 1 सेकंड क्यों है? है ना, 30 सेकंड में। हाँ, टी सेकंड बोल। ए एरिया में, ए एरिया से, ए मीटर स्क्वायर से रेडिएट किया है। एनर्जी को रेडिएट किया। तो ये क्या है? यहां पर एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है। 1 किसके लिए होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो ये वो एनर्जी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने टी सेकंड में ए मीटर स्क्वायर से रेडिएट किया। जैसे तू बता। बता। अबे चुप हो जा यार, बोल। किसी परफेक्टली बॉडी ने, किसी परफेक्टली नहीं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने, हाँ, ए मीटर स्क्वायर में, ए मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में, हाँ, 1 सेकंड क्यों बोला इशू इनने? यहां पर टाइम नहीं है, समझ गया? तो इन चीजों को थोड़ा समझ के चलना, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी एनर्जी है बेटा? तो ये वो एनर्जी है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने ए मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में एनर्जी को रेडिएट किया। समझ गया? अब पता लग गया? ठीक है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो ये लिखेंगे कि भैया किसी बॉडी ने टी सेकंड में जितनी रेडिएशन को, किसी बॉडी ने टी सेकंड में ए मीटर स्क्वायर से जो एनर्जी रेडिएट की है वो ये होगी, इक्वल्स में सिग्मा एप्सिलॉन। समझ गए? टी भी होगा, टी की पावर 4 भी होगी, है ना? तो ये होगा, ठीक है? ये कौन सी एनर्जी है तू बता दे एक बार, फिर ऊपर लिखा हुआ आंसर, आंसर बता देना। लेकिन वैसे नहीं है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना, वो तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एप्सिलॉन है ही नहीं यहाँ पे। एक है, बता। 30 सेकंड हंस क्यों रही है? जब अपना खुद सही नहीं बता सकते तो ये पता नहीं लगता, तो हंस क्यों रही है? 30 सेकंड में ए मीटर स्क्वायर से, बेटा ऐसे बोला करो, ठीक है? हंसे मत करा कर। नहीं, छोड़, रहने दे, बच्ची होगी। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस यही है कि सुनो मेरी बातों को, ठीक है? अब देखिए बेटा, एसआई यूनिट मैंने पूरी क्लास से पूछा, कोई नहीं बचा और बता। ये देखिए, एसआई यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आप इसको याद करके रखना, ठीक है? समझ गया? आगे बढ़ते हुए, चुप होगी? अब हो जाएगा 10 मिनट में खत्म। देखिए भैया, अब क्या हुआ कि दो बॉडी है आपकी, दोनों बॉडी, एक बॉडी ये है, एक बॉडी बी है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए भैया क्या है, T1 ले लो, इसका T2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मैंने बोल दिया कि T जो है, ये T1 जो है वो T2 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है भैया? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वो रिवोट, ठीक है? उन्होंने कहा था कि बॉडी कितने भी कम टेम्परेचर पे होगी, बॉडी कितने भी कम टेम्परेचर पे होगी वो एनर्जी को रेडिएट करेगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? हर बॉडी रेडिएट करती है, ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगी, कम टेम्परेचर वाली बॉडी
कम को रेडिएट करेगी, और इनकी बात एकदम सही है, ठीक है, बहुत पहले कहा था, अब इनकी बात को ही माना जाता है। अब क्या होता है, अब सुनिए, तो अब क्या हुआ कि ये वाली बॉडी का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, इस वाली बॉडी का टेम्परेचर क्या था, कम था, ठीक है, तो ये भी एनर्जी को रेडिएट करेगी, ये भी करेगी, ये इसको ज्यादा एनर्जी देगी, ये इसको कम एनर्जी देगी, ठीक है। तो अब देखिए पहली बॉडी ने कितनी एनर्जी को रेडिएट किया, पहली बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई जो एनर्जी थी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फोर्थ पावर के। दूसरी बॉडी के द्वारा रेडिएट की गई एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फोर्थ पावर के, ठीक है। तो जो टोटल एक्सचेंज हुआ है, देखिए पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को इतनी एनर्जी दी, दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी को इतनी एनर्जी दी, तो टोटल एक्सचेंज कितना हुआ, ई, वो किसके बराबर आएगा, E1 माइनस, तो पहली बॉडी की एनर्जी कितनी थी, एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4। अच्छा देखिए एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 का मतलब हो गया कि मैं जो पहली बॉडी एनर्जी दे रही है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड के लिए दे रही है। दूसरी बॉडी में दिख रहा है एप्सिलॉन 2, यानी उसकी एमिसिविटी सिग्मा तो सेम ही रहेगा सबके लिए, टी की पावर, ठीक है, टी नॉट की पावर 4 हो गया, ठीक है। दूसरी तो टोटल एक्सचेंज क्या आएगा, ये आ जाएगा दोनों बॉडी। अब क्या है, क्या पढ़ोगे इसको भैया, एनर्जी एक्सचेंज इन बिटवीन बोथ बॉडी, ठीक है, जिनकी एमिसिविटी क्या है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से टोटल एक्सचेंज ये क्या है, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट थ्रू 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकंड, ये टोटल एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में। ऊपर वाले फॉर्म लगे, बस हमने क्या किया कि पहले एक बॉडी के लिए कर रहे थे, अब दोनों बॉडी के बीच में कुल हीट का लेन देन कर रहे हैं। तो पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी को इतनी हीट दे रही है, कहां की भैया, पहली वाली बॉडी दूसरी वाली को इतनी हीट दे रही है, दूसरी वाली पहली वाली को इतनी हीट दे रही है, तो कुल कितना एक्सचेंज हुआ। अब मैं तेरे को 10 रुपए दे रहा हूं, तू मेरे को 8 रुपए दे रहा है, कितना एक्सचेंज हुआ, कैसे पता, 10 माइनस 8, तो पहली बॉडी ने इतनी एनर्जी दी, दूसरी बॉडी ने इतनी एनर्जी दी, तो कितना एक्सचेंज हुआ, ये होगा ना, ठीक है। अगर दोनों की एमिसिविटी क्या है, सेम है, दोनों की एमिसिविटी, तो एमिसिविटी सेम रहेगी तो कॉमन आ जाएगी बाहर, कॉमन कॉमन, ठीक है, कॉमन आ गई। तो अब इसे क्या पढ़ोगे, टोटल एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है, इन 1 सेकंड थ्रू 1 मीटर स्क्वायर इन बिटवीन टू बॉडी ऑफ एमिसिविटी एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं भैया, कैलकुलेट द टेम्परेचर। देखिए इसका बोल्ट्जमैन का, देखिए ये जो लॉ है आपका, इसका इस्तेमाल होता है किसी भी स्टार के टेम्परेचर को नापने के, ठीक है। तो कह रहा है टेम्परेचर क्या है भैया, कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो पर सेकंड में कितनी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1 सेकंड में, देखिए ये वॉट रखा है ना, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, क्या होता है, मतलब एनर्जी 1 सेकंड की बात कर रहा है, एनर्जी 1 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। आपको स्टीफन कांस्टेंट क्या रखा है, ये रखा है, आपको क्या निकालना है भैया, टेम्परेचर निकालना, तो आपको पता ही भी है ये नहीं, ठीक है। अब ये कैसी बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई सिग्मा टी की पावर, हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, ई दे रखा है, इसको देखो, इसको थोड़ा चेंज करो, 5.67, और ये वॉट को क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड, वॉट जूल पर सेकंड, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये लिख दो यहाँ पर, सेंटीमीटर के यहाँ पे 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, देखो ना, सेंटीमीटर के यहाँ पे 10 की पावर -2 मीटर लिख दिया मैंने, और इसके -2 है तो इसका -2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, तो हमें पता है टी ई इक्वल्स टू में सिग्मा टी की पावर 4 होता है, हमें टी की पावर ये निकालना टी टेम्परेचर, तो इसको यहीं पे रखिए, सिग्मा को इसके नीचे लेगी, ठीक है। ई दे रखा है, ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, सिग्मा दे रखा है, सॉल्व कर लिया, तो टेम्परेचर क्या आ गया, 1000 केल्विन। वो जो स्टार है उसका टेम्परेचर क्या है, सरफेस का 1000 केल्विन है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, और एनर्जी होती है प्लैंक कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट इनटू में, देखिए टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। अबे मैं एटम में नहीं पढ़ा क्या तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ा है, देखिए टेम्परेचर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है, क्या होता है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, मैं एफ लिख रहा हूं यहां पर, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए
वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। वेन्स कहते भैया ध्यान दीजिए, वेन्स ने बोला कि कोई भी बॉडी लाइट की एनर्जी को रेडिएट करती है तो उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ उसके टेम्परेचर के इनवर्सली होगी। क्या होगी? क्योंकि यदि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ। तो वही इन्होंने बोला भैया, किसने? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, कि भैया जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा एमिट की गई वेवलेंथ क्या होगी? उतनी ही कम होगी। यानी जो बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो उसके द्वारा एमिट की गई वेवलेंथ का क्या होता है? इनवर्सली आता है। ठीक है भैया, तो यही है, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, हर जगह पे यूनिफॉर्मली है। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ जाती है, मैक्सिमम वेवलेंथ को छोड़ता है वो वेवलेंथ क्या होती है? उसके टेम्परेचर के क्या होती है? इनवर्सली होती है। क्या होती है? देखिए, ये वो वेवलेंथ है जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, और ये भी वेवलेंथ क्या होगी? उसके टेम्परेचर की क्या होगी? इनवर्सली होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। देखो, लैम्डा एम इक्वल्स टू में इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। बी क्या है? बेंस कांस्टेंट क्या है? टी। तो बी की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा एम इंटू में टी। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? वेयर बी इज द वेन्स कांस्टेंट ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर केल्विन। ठीक है, उसके बाद इसका काम कहां पे होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है वैन द, देखिए अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप जैसे जैसे आयरन या किसी भी चीज को, ध्यान दीजिए इस चीज को, आपने किसी चीज को गर्म किया कभी? देखिए, लोहे को लेना, लोहे को लेकर के गर्म करना गैस पे, आप देखोगे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उस लोहे का कलर भी क्या होगा? चेंज होगा। पहले रेड, फिर थोड़ा व्हाइट, फिर येलो, येलो से फिर व्हाइट, और व्हाइट से फिर वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होगा। और आपको बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम टेम्परेचर कब था? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कैसे कलर आता है? रेड, यानी रेड की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। अबे ज्यादा होती है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, टेम्परेचर सबसे कम, वेवलेंथ सबसे येलो, थोड़ी देर बाद येलो हुआ, और येलो कब हुआ? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, और येलो की वेवलेंथ क्या होती है? रेड से कम होती है। क्या होती है? तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। यही लिखा हुआ है, व्हेन एन आयरन पीस इज हीटेड, ठीक है, हॉट फ्लेम, ठीक है, और उसका कलर लगातार क्या होता है? पहले रेड होता है, देन उसके बाद चेंज होता रहता है। इससे क्या होता है भैया? हर कलर की वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती रहती है। आगे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वेवलेंथ क्या होगी? कम होती रहेगी। ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, कुछ नहीं है भाई, प्लीज बोलिए मत। और इसका इस्तेमाल क्या किया था? दूर तारों का टेम्परेचर जानने के लिए। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है भैया आपको? ठीक है भाई, प्लीज बोलिए मत प्लीज यार। वेवलेंथ कितनी है? इतनी है। बी इतना है, आपको उसका टेम्परेचर निकाला। तो भैया आपको पता ही है ना, लैम्डा इक्वल्स में बी अपॉन में टी। तो आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना। तो टी क्या होगा? बी अपॉन में लैम्डा। बी दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, आप निकाल लीजिए इसका टेम्परेचर, आ जाएगा। ठीक है भैया, तो भैया एक बारी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, रिकॉर्डिंग में मैंने इतना ही करा है। एक बारी मैं आपको सारी टर्म को जल्दी जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद 5 मिनट लगेगा। ठीक है।